Hello bachon, let's read the question. So the question over here says, what background information did Watson and Crick have made available for developing model of DNA? What was their contribution? ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। तो इसके लिए उन्होंने कुछ बैकग्राउंड नॉलेज यूज करी थी, उन्होंने यूज करा था कुछ अदर साइंटिस्ट के वर्क को भी एज अ बेस, उसके बाद उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन भी डाला था। तो उन्होंने क्या बैकग्राउंड यूज किया था, उन्होंने यूज करा था रोजलिन फ्रैंकलिन, रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस एंड मॉरिस विल्किंस। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया था, मॉरिस विल्किंस। ओके, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ डीएनए, ठीक है। तो उससे काफी हद तक ये पता चल रहा था कि डीएनए जो है वो कैसा है, एक डबल हेलिक्स है, मे बी एक डबल हेलिक्स है। तो इससे क्या पता चल रहा था, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर पता चल रहा था, या आप कह सकते हो कहीं ना कहीं हिंट मिल रही थी कि एक डबल स्ट्रैंड्स है, टू स्ट्रैंड्स है, ये इससे पता चल रहा था। नेक्स्ट क्या वर्क यूज करा उन्होंने, नेक्स्ट जिस वर्क को यूज करा था वो था बाय अरविंद चारगाफ। इन्होंने क्या दिया था, चारगाफ्स रूल दिया था। इन्होंने कहा कि डीएनए में प्यूरीन का नंबर पायरिमिडीन के इक्वल होता है। ओके, प्यूरीन का नंबर पायरिमिडीन के इक्वल होता है। प्यूरीन कौन कौन से है, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन क्या है, थाइमीन और साइटोसिन, राइट। तो ये बैकग्राउंड वर्क था। अब उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने इन इंफॉर्मेशन को जोड़ के पूरा स्ट्रक्चर बताया, डीएनए का क्या बताया, पूरा स्ट्रक्चर बताया। और सबसे पहली और फॉरमोस्ट चीज जो उन्होंने बताई वो थी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्योंकि देखिए ऊपर वाले वर्क से आपको क्या पता चल रहा है कि डीएनए में दो स्ट्रैंड्स है, राइट, ठीक है। उनमें प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के इक्वल होंगे, पर प्यूरीन पायरिमिडीन के इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं। ये जो प्यूरीन और पायरिमिडीन है, इनकी पूरी अरेंजमेंट आप इसके बेसिस पे बता सकते हो कि एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ बेस पेयर करेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिल के साथ बेस पेयर करेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो यही है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कि प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के साथ करेगा। और इसी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए स्टेबल भी होता है, राइट। क्योंकि आपको पता है प्यूरीन और पायरिमिडीन में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस है। अगर एक स्ट्रैंड में प्यूरीन ज्यादा हो गए, या आप कहो कि इस तरीके से अगर सिर्फ प्यूरीन बेस पेयर करने लगे और पायरिमिडीन बेस पेयर करने लगे, तो डीएनए का जो विड्थ है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, कहीं पे बड़ा होगा कहीं पे छोटा होगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या कहती है, एडेनिन हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है थाइमीन के साथ, और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है साइटोसिन के साथ। ये इनका पहला कंट्रीब्यूशन था। दूसरे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि एडेनिन थाइमीन के साथ करे, इसका अगर टॉटोमेरिक फॉर्म बना दो, स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन and pyrimidines, structure of purine and pyrimidines have ability to undergo tautomerism to show unusual base pairing। बेस पेयरिंग नॉर्मली इस तरीके की होनी चाहिए, बट हो सकता है इनमें टॉटोमेरिज्म हो जाए, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए और ये किसी और तरीके से बेस पेयर करने लगे। ओके, ये इनका कंट्रीब्यूशन था। ओके, कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन सेंट्रल डॉगमा में भी था, बट आप कह सकते हो कि अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। ओके, सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।